फोन्स को या टैब को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख लो, ईयरफोन्स को कान में डाल लो और पेन और पेपर लेकर तसल्ली से पढ़ाई करेंगे, है ना बच्चों। चलो, कल हमने क्वेश्चन दिया था, याद है? कल हमने किसकी बात की थी भाई? एक क्वेश्चन की बात की थी और उस क्वेश्चन को आज अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब कल जो एक प्रश्न दिया था मैंने, उसको कैसे सॉल्व करना है समझ लोगे यहां पर। ठीक है, अब 1 मिनट ध्यान देंगे। ठीक है, अब पहली चीज है, अगर मान ले कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र क्या है, x दिनों का है। ठीक है भाई, कल वाला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे बच्चों। ठीक है, आ जाओ। मान लो आर्तव चक्र किन दिनों का है? यदि x दिनों का है। ठीक है बच्चों, कैसे सवाल सॉल्व करना है ध्यान देंगे। अगर आर्तव चक्र x दिनों का है तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्त्रावी अवस्था है ना बच्चों, स्त्रावी अवस्था यानी कौन सी अवस्था है? लुटियल अवस्था। वो हमेशा कितने दिनों की होती है? वो 14 दिनों की होगी। ये हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड। ठीक है बच्चों, याद रखना, आर्तव चक्र में जो स्त्रावी अवस्था या लुटियल अवस्था होती है वो हमेशा निश्चित 14 दिनों की होगी। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना, जो स्त्रावी अवस्था या लुटियल अवस्था है वो निश्चित रूप से 14 दिनों की ही होगी। सही। इसका मतलब यह है कि यदि आपको अंडोत्सर्ग का दिन निकालना है ना बच्चों, अगर आपको क्या निकालना है? अंडोत्सर्ग का दिन, तो आपको x में से क्या माइनस करेंगे? x माइनस 14 डेज, है ना बच्चों। अभी हम देखेंगे, अगर आर्तव चक्र x दिनों का है तो उसमें स्त्रावी अवस्था निश्चित या फिक्स्ड जो है 14 दिनों की होगी और अंडोत्सर्ग जो है वो x माइनस 14वें दिन होगा। ठीक है, x माइनस 14 डे पर होगा। तो इसका मतलब परिवर्तन किस में आएगा? पुट्टकीय अवस्था में। ठीक है, पुट्टकीय अवस्था जो होती है वो आपको याद रखना है विविध या परिवर्तनशील होगी। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं कैसे। इधर आ जाओ भाई, किसकी बात करेंगे? आ जाओ। तो अगर मेरे पास सामान्य उदाहरण हम ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, उदाहरण देखो। अगर आर्तव चक्र 28 दिनों का है, ठीक है बच्चों, यदि आर्तव चक्र 28 दिनों का है तो स्त्रावी अवस्था तो मैंने आपसे कहा 14 दिन की ही रहेगी। अगर 28 दिनों का आर्तव चक्र है, स्त्रावी अवस्था तो निश्चित ही 14 दिनों की रहेगी। तो अंडोत्सर्ग कब होगा? 28 माइनस 14 यानी 14वें दिन, है ना। अंडोत्सर्ग किस दिन होगा बच्चों? 14वें या 14th डे पर होगा। और पुट्ट की अवस्था अपन ने देखा कितने दिनों की होगी? 8 से 9 दिनों की, है ना बच्चों। पुट्ट की अवस्था कितने दिनों की होगी? 8 से 9 दिनों की। अब जो कल मैंने प्रश्न पूछा था, मैंने आपसे कल पूछा था दूसरा उदाहरण, अगर आर्तव चक्र 32 दिनों का हो जाए। क्या पूछा था मैंने? यदि आर्तव चक्र 32 दिनों का हो जाए तो स्त्रावी अवस्था तो 14 दिनों की ही होगी। स्त्रावी अवस्था तो 14 दिनों की ही होगी। तो अंडोत्सर्ग किस दिन होगा? 32 माइनस 14 18वें दिन। अंडोत्सर्ग का दिन क्या हो गया बच्चों? 18वें दिन। क्योंकि स्त्रावी अवस्था तो हमेशा 14 दिन की रहेगी,
तो अंडोत्सर्ग 32 माइनस 14 है ना। आर्तव चक्र जो x है 32 दिनों माइनस 14 18वें दिन। तो कितने दिन बढ़ गए भाई? 4 दिन। तो आपके पास किस में परिवर्तन आएगा? परिवर्तन आएगा पुटकीय अवस्था में। ठीक है बच्चों, तो कल वाला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर क्या आ गया? 18वें दिन। तो याद रखना, अगर आर्तव चक्र 28 दिनों से हटकर कोई भी अलग दिन दे दे, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 32 दिन, तो आपको मालूम करना है कि आप उस आर्तव चक्र में से किसको माइनस कर देंगे? 14 को माइनस कर देंगे और वो क्या आ जाएगा? अंडोत्सर्ग का दिन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है बिल्कुल चीज? अब तो आप निकाल सकते हो, अगर आर्तव चक्र x दिनों का है तो अंडोत्सर्ग किस दिन होगा? x माइनस 14th डे पर होगा। x माइनस 14th डे कर लिया, वो अंडोत्सर्ग का दिन होगा। और परिवर्तन किस अवस्था में आएगा भाई? पुटकीय अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बेटा पुटकीय दिन बढ़ा देंगे, है ना। एक और क्वेश्चन देखें, इधर देखो, अब आप लोग करो। तीसरा उदाहरण मैंने यहां पर लिख दिया, एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब आप लोग करो, इधर आ जाओ। मैंने आपसे कहा आर्तव चक्र जो है वो 30 दिनों का है। अब आप लोग सॉल्व करो भाई, निकालो। आर्तव चक्र मैंने 30 दिनों का किया है, तो अब आप स्त्रावी अवस्था, अंडोत्सर्ग का दिन और पुटकीय अवस्था निकाल लो। निकालो तो भाई, निकालो तो भाई। स्त्रावी अवस्था सही, ये तो मैंने लिख दिया 14वें दिन, 14 दिन का। अंडोत्सर्ग का दिन निकालो और पुटकीय अवस्था निकालो बेटा, निकालो बच्चों। मैंने आपको आर्तव चक्र 30 दिनों का दिया है, बिल्कुल सही। अंडोत्सर्ग का दिन सबका सही है, अंडोत्सर्ग का दिन सबने सही निकाला है, 16वें दिन, है ना, बिल्कुल सही। अंडोत्सर्ग 16 दिन का और बिल्कुल सही 10 से 11 दिनों का पुटकीय अवस्था होगी। बिल्कुल सही। अंडोत्सर्ग किस दिन होगा? 16वें दिन होगा। बिल्कुल सही बच्चों, सबका जवाब सही है, 16वें दिन। तो जितने दिन बढ़ रहे हैं ना बच्चों, आप देखो, किसी ने पूछा है बच्चों ने कि सर पुटकीय अवस्था कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है बच्चों, जितने दिन आपके पास बढ़ेंगे ना, जितने दिन 28 दिन में हमको पता है ना पुटकीय अवस्था कितनी होती है? 8 से 9 दिनों की। तो आप जितने दिन बढ़ा रहे हो उतने दिन पुटकीय अवस्था में भी बढ़ा दो। सही बात। देखो भाई, 28 दिनों में पुटकीय अवस्था 8 से 9 दिन थी, 32 दिन, कितने दिन बढ़ गए? आर्तव चक्र के 4 दिन। तो वो 4 दिन किसमें जोड़ दो? पुटकीय अवस्था में जोड़ दो। तो 4 दिन जोड़ दिए तो 12 से 13 दिन हो गए। 30 दिन मैंने जब आर्तव चक्र किया तो 28 से कितने दिन जोड़े? 2 दिन जोड़ दिए। वो 2 दिन किसमें ऐड कर दोगे या किसमें जोड़ दोगे? वो पुटकीय अवस्था में 2 दिन जोड़ दिए तो हो गए 10 से 11 दिन, है ना बच्चों। आर्तव चक्र में जितने दिन भी आप जोड़ रहे हो उतने दिन पुटकीय अवस्था में भी जोड़ दो। ठीक है, उतने दिन पुटकीय अवस्था में भी जोड़ देना। ठीक है, एमटीजी की जो बुक है बच्चों उसमें केवल क्वेश्चंस हैं, थ्योरी नहीं है। ठीक है शिवम जी, तो क्लियर। आर्तव चक्र में जो भी चेंज आएगा, जितने दिन भी बढ़ेंगे, तो वो बढ़े हुए दिन आप किस में ऐड कर दोगे? पुटकीय अवस्था में ऐड कर देना। ठीक है बच्चों, क्लियर है बिल्कुल चीज।
28 दिन की पुट्ट की अवस्था आपको याद है, 8 से 9 दिन, तो बाकी आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ। अब एक नया सवाल दे रहा हूं, ध्यान देंगे। अबे तेरी, ठीक है बच्चों, चलो यहां पर ध्यान देंगे भाई। क्या चीज है, मैंने एक और प्रश्न आपसे करा रहा हूं। ये मैंने ग्राफ बनाया है कि ठीक है, आर्तव चक्र की बात हो रही है। आर्तव चक्र के दिन मैंने यहां पे लिखे हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर 28 दिनों का ये आर्तव चक्र है। और यहां पर मैंने ये हार्मोन्स की बात की है। 2 मैं आपको बता रहा हूं, 2 आपको बताने हैं। देखो 14th डे पर देखो बच्चों, 14वें दिन की हम बात करें तो 14वें दिन 2 हार्मोन्स क्या हैं, इनका स्तर ज्यादा है। तो 14वें दिन जिन हार्मोन्स का स्तर ज्यादा है वो कौन से हार्मोन हो गए बच्चों, FSH और LH, है ना। FSH और LH हार्मोन्स का स्तर सर्वाधिक किस दिन होता है, सर्वाधिक किस दिन होता है, 14th डे पर। तो 14th डे पर सर्वाधिक स्तर किन हार्मोन्स का होगा, LH और FSH। सही बात है बच्चों। अब ध्यान देंगे हम, मेरा अब प्रश्न क्या है, आपको यह बताना है कि 3rd और 4th। ठीक है बच्चों, आपको इधर ध्यान दो, 3rd जो रेखा है या ग्राफ है और 4th वाला ग्राफ जो है, 3rd वाला ग्राफ और 4th वाला ग्राफ कौन से हार्मोन्स हैं आपको बताने हैं। ठीक है बच्चों, आप मुझे अब बताओ ये ग्राफ को देखकर कि तीसरा वाला जो ग्राफ है वो कौन सा हार्मोन होगा और 4th वाला जो ग्राफ है वो किस हार्मोन का होगा, बताओ बच्चों। ठीक है बच्चों, बताओ। संदीप जी आपने पूछा है बेटा जब 32 दिनों का होगा तो 15, 16, 17 डे क्या होगा, बेटा पुट्ट की अवस्था होगी संदीप जी। ठीक है, तीसरा कौन सा हार्मोन, चौथा कौन सा हार्मोन। जवाब मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सही, और सही जवाब भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा। लक्ष्मी जी चेक करो बेटा वापस, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। ज्यादातर बच्चे सही जवाब दे रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छा। इधर देखो तो तीसरा वाला हार्मोन जो है वो है एस्ट्रोजन और चौथा वाला जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है बच्चों, तीसरा वाला हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, चौथा वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। कैसे पता लगाया, सुनो।
वापस आर्तव चक्र रिवाइज भी हो जाएगी। हमें यह पता था 5वें से लेके, इधर देखो बच्चों, 5वें से लेकर 13वें दिन तक पुट्ट की अवस्था होती है। 5वें से लेकर 13वें दिन तक पुट्ट की अवस्था थी। पुट्ट की अवस्था में ग्राफियन पुट्टिकाएं बनती थी और ग्राफियन पुट्टिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती थी। तो किसका स्तर पुट्ट की अवस्था में ज्यादा है? यह कौन सी अवस्था है बच्चों? पुट्टकीय अवस्था। कौन सी अवस्था है? पुट्टकीय। यह कौन सी अवस्था है बच्चों? ब्लीडिंग अवस्था। यह कौन सा दिन है बच्चों? अंडोत्सर्ग। और अंत में यह कौन सी अवस्था है बच्चों? स्त्रावी अवस्था। स्त्रावी अवस्था या लुटियल अवस्था। सही बात है ना बच्चों? तो सुन लेंगे इधर, सुन लेंगे इधर क्या है। 14th डे पर अंडोत्सर्ग है, उससे पहले ध्यान देंगे 5th से लेकर 13th डे तक पुट्ट की अवस्था है। पुट्ट की अवस्था में किसका स्तर ज्यादा है? एस्ट्रोजन का। और आगे स्त्रावी अवस्था में भी कॉर्पस लुटियम कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन बनाएगा, इसलिए एस्ट्रोजन 2 बार बढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो भाई, ये वाली अवस्था, ये वाली और ये वाली, ये 2 बार एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी हुई है। क्यों? पहली बार पुट्ट की अवस्था में बढ़ी हुई है ग्राफियन पुट्टिका के कारण, और दूसरी बार कॉर्पस लुटियम भी कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन स्रावित करेगा। और चौथा ग्राफ देखो बच्चों, एक सेकेंड, चौथा ग्राफ क्या हो गया बच्चों? चौथा ग्राफ में स्त्रावी अवस्था में कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? प्रोजेस्टेरॉन। स्त्रावी अवस्था में कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? प्रोजेस्टेरॉन। एक ही बार बढ़ेगा। किस अवस्था में? स्त्रावी अवस्था में बनेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों बिल्कुल चीज? एस्ट्रोजन 2 बार बढ़ा हुआ है और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एक ही बार बढ़ेगा। तो एक ही बार बढ़ेगा स्त्रावी अवस्था में वो प्रोजेस्टेरॉन, और पुट्ट की अवस्था में और स्त्रावी अवस्था में जो 2 बार बढ़ेगा वो क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, ये देखो बेटा, एफएसएच और एलएच को आप चेंज कर सकते हो। एनसीईआरटी में एफएसएच और एलएच में कोई फर्क नहीं है। आप ऊपर एफएसएच नीचे एलएच या ऊपर एलएच और नीचे एफएसएच ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस 14th डे पर याद रखना, अंडोत्सर्ग के दिन एलएच और एफएसएच दोनों के स्तर सर्वाधिक होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये अपन ने किसका ग्राफ देख लिया? ऋतुस्राव चक्र का या मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब सुनो, अब एक नई चीज ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान रखना। अगर सवाल आता है कि मेंस्ट्रुएशन है ना, मेंस्ट्रुएशन या आर्तव चक्र का कारण क्या है? ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। अगर सवाल आता है कि मेंस्ट्रुएशन या आर्तव चक्र किस कारण होती है ना, मतलब आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल किस कारण हो रही है, इसका मतलब ब्लीडिंग किस कारण हो रही है, तो इसका उत्तर याद रखेंगे, किस कारण हो रही है? प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरने के कारण। ठीक है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखना। मेंस्ट्रुएशन या आर्तव चक्र का कारण क्या है? मेंस्ट्रुएशन का कारण पूछ लें, आर्तव चक्र का कारण पूछ लें, ब्लीडिंग क्यों हो रही है उसका कारण पूछ लें, तो जवाब क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरने के कारण हो रही है। और दूसरा प्रश्न याद रखना, अगर सवाल आता है कि आर्तव चक्र का नियमन
है ना बच्चों? तो ध्यान देंगे, आर्तव चक्र के नियमन में तो 4 हार्मोन्स हम पढ़ते हैं। इस पूरे आर्तव चक्र के नियमन में अपन ने एलएच हार्मोन पढ़ा, एफएसएच हार्मोन पढ़ा, एस्ट्रोजन पढ़ा, प्रोजेस्टेरॉन पढ़ा। चारों हार्मोन्स पढ़े अपन ने आर्तव चक्र के नियमन में। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि एक मुख्य हार्मोन, एक ही मुख्य हार्मोन जो आर्तव चक्र का नियमन करेगा, तो आंसर क्या करना है? एस्ट्रोजन। एमसीक्यूज के हिसाब से बता रहा हूं, सुन लेना। मेंस्ट्रुएशन या आर्तव चक्र होता ही क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन के स्तर के गिरने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र होगा। और यदि पूछा जाए कि आर्तव चक्र का नियमन कौन करता है, देखो सब्जेक्टिव सवाल अगर बोर्ड में आता है कि आर्तव चक्र के नियमन के बारे में लिखो, तो आप एफएसएच हार्मोन की भी बात करोगे, एलएच हार्मोन की भी बात करोगे, एस्ट्रोजन की भी बात करोगे, प्रोजेस्टेरॉन की भी बात करोगे। लेकिन अगर एमसीक्यू नीट में क्वेश्चन आ जाए कि आर्तव चक्र का नियमन प्रमुख रूप से कौन सा हार्मोन करेगा, तो वो कौन सा है? एस्ट्रोजन करेगा, क्योंकि यही मरम्मत कर रहा है। देखो भाई, जो आर्तव चक्र है वो लैंगिक चक्र है, लैंगिक जनन चक्र है। और मादाओं में या महिलाओं में लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। महिलाओं में प्रमुख लैंगिक हार्मोन जो आर्तव चक्र का नियमन करता है, वो कौन सा है? एस्ट्रोजन। एमसीक्यू मतलब बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीट में कैसे सवाल आते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है भाई। कामिनी जी ने पूछा है प्रोजेस्टेरॉन का गिरता क्यों है? कामिनी जी, कल वाला आपने शायद वीडियो नहीं देखा। कल अपन ने पूरा आर्तव चक्र पढ़ा बच्चों। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर इसलिए गिरता है क्योंकि अंड कोशिका निषेचित नहीं हो पाती। अंड कोशिका निषेचित नहीं हो पाती, तभी तो कॉर्पस लुटियम नष्ट हो जाता है। और कॉर्पस लुटियम जब नष्ट हो जाता है, जब कॉर्पस लुटियम नष्ट हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है और उस कारण क्या होगा? आर्तव चक्र। ठीक है बच्चों, क्लियर है बिल्कुल चीज? आ जाओ भाई। तो अब हम ध्यान देंगे, अब नेक्स्ट चीज मैं यहां पर बता रहा हूं, हार्मोनल नियमन। ठीक है बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाएंगे। हम किसकी बात करेंगे? हार्मोन्स का नियमन। ठीक है, अब ध्यान देंगे कैसे याद रखना है। पहली चीज याद रखनी है, नियमन चालू या प्रारंभ कहां से होगा हार्मोन्स का? हमें पता है बच्चों, मस्तिष्क में क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस। है ना बच्चों? मस्तिष्क में क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस। ये हमें पता है। ये हाइपोथैलेमस जो है, ये हाइपोथैलेमस किसका स्त्रावन करता है? मैंने आपको बताया था, जीएनआरएच हार्मोन। अपन ने शुक्राणु जनन के नियमन में भी पढ़ा था। इधर आ जाना बच्चों। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का स्त्रावन, हाइपोथैलेमस किन हार्मोन्स का स्त्रावन करेगा? जीएनआरएच। ये जीएनआरएच किसको सक्रिय करता है? बिल्कुल सही, किसको सक्रिय करता है बच्चों? अग्र पीयूष ग्रंथि को सक्रिय करेगा। और अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स का स्त्रावन होगा? एलएच और एफएसएच का स्त्रावन होगा। है ना बच्चों? तो देखो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन्स का स्त्रावन करेगा? जीएनआरएच। तो जीएनआरएच हार्मोन किसको नींद से उठाएगा या किसको उत्तेजित करेगा? अग्र पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करेगा। और अग्र पीयूष ग्रंथि उत्तेजित होने के बाद दो हार्मोन फेंकेंगे। कौन से दो हार्मोन? एलएच और एफएसएच। अब ये एलएच और एफएसएच दोनों किस पर काम करते हैं बच्चों? दोनों किस पर काम करेंगे? अंडाशय पर। दोनों किस पर काम करेंगे?
अंडाशय पर काम करेंगे और अंडाशय से क्या निकलेंगे? दो हॉर्मोन्स। अंडाशय से क्या निकलेगा भाई? अंडाशय से निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, है ना बच्चों? अंडाशय से कौन से दो हॉर्मोन्स निकलेंगे भाई? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। एफएसएच जो हैं, एफएसएच किसके स्त्रावन को प्रेरित करता था? एस्ट्रोजन, याद है ना? एफएसएच क्या करता है भाई? एफएसएच ग्राफियन पुट्टिकाओं का निर्माण करता है और ग्राफियन पुट्टिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, सही? और एलएच अपना प्रभाव, एलएच क्या कर रहा था? कॉर्पस लुटियम बना रहा था। एलएच कॉर्पस लुटियम को प्रेरित करता है और कॉर्पस लुटियम से किसका स्त्रावन होता है? प्रोजेस्टेरॉन का। सही बात है बच्चों। तो हाइपोथैलेमस ने किसको उत्तेजित किया? अग्रपीयूष ग्रंथि। अग्रपीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स निकले? एलएच और एफएसएच। एलएच और एफएसएच दोनों किस पर काम कर रहे हैं? अंडाशय पर। कैसे? एफएसएच अंडाशय में ग्राफियन पुट्टिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करवाता है और एलएच हार्मोन कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन के स्त्रावन को प्रेरित करता है। यह देखो मैंने यहां पर प्लस लिखा है। प्लस का मतलब है प्रेरण। यहां पर प्लस का मतलब क्या है बच्चों? प्रेरण। एलएच किस हार्मोन के प्रेरण को प्रेरित करेगा? प्रोजेस्टेरॉन के स्त्रावन को प्रेरित करेगा। और एफएसएच किस हार्मोन के स्त्रावन को प्रेरित करेगा? एस्ट्रोजन को प्रेरित करेगा। अब देखो, अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, सुन लो, अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती जाए, देखो सुन लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एफएसएच जो है वो एस्ट्रोजन के स्त्रावन को प्रेरित करेगा, एलएच हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरॉन के स्त्रावन को प्रेरित करेगा। अब यदि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ता जाए, है ना, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ता जाए तो ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन, इधर देखो, अब यहां पर क्या होगा? अगर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, है ना बच्चों, अधिक प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, तो अधिक प्रोजेस्टेरॉन किसको संदमित कर देगा? एलएच को, है ना। देखो क्या हो रहा है, मैं एलएच हूं, मैं एलएच हूं तो मैं किसके स्त्रावन को उत्तेजित करूंगा? प्रोजेस्टेरॉन। मैं एलएच हूं, मैं बोलूंगा प्रोजेस्टेरॉन उठ, प्रोजेस्टेरॉन काम कर, प्रोजेस्टेरॉन उठ, प्रोजेस्टेरॉन काम कर। अब प्रोजेस्टेरॉन उठ गया, काम करने लग गया और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा भी बढ़ गई, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या बोलेगा? अरे भाई मैं उठ गया हूं, मैं काम कर रहा हूं, अब मत बोल, है ना। अगर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा हो गई, प्रोजेस्टेरॉन अपना काम कर रहा है, तो ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन अब एलएच को बोलेगा, भाई मैंने तेरी बात सुन ली, मैं ज्यादा मात्रा में हूं, काम करूंगा, अब तू चुप हो जा। इसका मतलब अधिक प्रोजेस्टेरॉन किसका संदमन कर देगा? एलएच का, है ना। इसी प्रकार यहां पर भी है। एफएसएच किसको बोलेगा? एस्ट्रोजन को। एफएसएच बोलेगा एस्ट्रोजन उठ, एस्ट्रोजन काम पर लग, एस्ट्रोजन उठ, एस्ट्रोजन काम पे लग। अब अगर एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा हो गई, एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा हो गई, तो अब वो क्या बोलेगी? भाई ठीक है, सुन लिया, अब बोलना बंद कर दो, अब बोलना बंद कर दो, है ना। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फीडबैक, है ना बच्चों। हम इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फीडबैक। आ रही है बात समझ में भाई? एलएच ने क्या किया? एलएच ने तो प्रोजेस्टेरॉन को उत्प्रेरित किया कि प्रोजेस्टेरॉन तू निकल, काम कर। अब जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ गया तो उसने बोल दिया एलएच को, भाई अब शांत हो जा। इसी प्रकार एफएसएच ने किसके स्त्रावन को प्रेरित किया?
एस्ट्रोजन के स्त्रावन को प्रेरित कर दिया कि भाई एस्ट्रोजन उठ काम पे लग। एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई तो उसने एफएसएच को बोल दिया ठीक है भाई अब आप शांत हो जाओ। ठीक है, तो इस तरह से ये हार्मोन्स का नियमन आपको ध्यान रखना है। देखो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आगे काम आएगा। आगे अपन एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ेंगे जनन के बाद, जिसमें हम गर्भ निरोधक के तरीके पढ़ते हैं, उसमें यह सिस्टम बहुत काम आएगा। ठीक है बच्चों, यह सिस्टम आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो हार्मोन्स द्वारा नियमन क्लियर हो गया। चलो आ जाओ बच्चों, अब देखेंगे एक चीज। क्या चीज आपको याद रखनी है भाई? एक चेक इन। आर्तव चक्र में अब आप याद क्या रखोगे, इधर ध्यान देंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2-3 बिंदु याद रखना। इसमें सबसे पहले ब्लड लॉस, या रुधिर हानि। कितनी रुधिर हानि होती है? 30 से 40 ml की। तो पहली चीज याद रखनी है बच्चों कि आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगभग कितनी हानि होती है बच्चों रुधिर की? 30 से 40 ml की हानि होती है सामान्यतः। ठीक है, इसमें याद रखना है, इसमें 70% जो रुधिर है वो शुद्ध होता है और 30% रुधिर जो है वो अशुद्ध होता है ना। तो ये मासिक चक्र में जो हमारे पास रुधिर हानि होती है वो रुधिर हानि 30 से 40 ml की होती है, जिसमें 70% शुद्ध रुधिर है, 30% अशुद्ध रुधिर है। सही। और दूसरा लक्षण याद रखना है कि ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है ना, ये मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो स्कंदन नहीं दर्शाता। ठीक है बच्चों, तो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो निकलता है उसमें स्कंदन नहीं देखा जाता है। ठीक है बच्चों, लता जी पीसीओडी आगे पढ़ेंगे बेटा, अभी नहीं। ठीक है, क्लियर। तो स्कंदन नहीं दर्शाएगा। तो ये 2 लक्षण याद रखने हैं बच्चों आर्तव चक्र के, रुधिर हानि और मेंस्ट्रुअल ब्लड। बेटा हाइपोथैलेमस कैसे सक्रिय होगा वो अपन हार्मोन्स में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, चलो अब क्या ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब एक प्रक्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। फॉलिक्यूलर अट्रेसिया, जिसको हम कहते हैं पुटकीय अट्रेसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मनीष जी, जो आपने पूछा है वुमेन गेट प्रेग्नेंट इन लुटियल फेज, बेटा ये आगे पढ़ेंगे 3 स्टेजेस में। आगे जब हम जनन स्वास्थ्य पढ़ेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा रिस्क पीरियड है, किस समय निषेचन की संभावना ज्यादा है, किस समय सेफ पीरियड है। आगे आएगा बच्चों, वो मैं बता दूंगा अभी भी। ठीक है, स्कंदन का मतलब है रुधिर का थक्का नहीं बनता। रुधिर का थक्का बनने के लिए प्लेटलेट्स, कैल्शियम और फाइब्रिन चाहिए, तीनों का एक साथ काम, वो यहां पर नहीं होगा। ठीक है, रुधिर का हानि है बेटा। दीक्षा जी, एक आर्तव चक्र, एक मासिक चक्र में कितना रुधिर का नुकसान होता है महिलाओं में? तो 30 से 40 ml रुधिर का नुकसान होता है। ठीक है, अब आ जाओ भाई। स्कंदन का मतलब है रुधिर का थक्का बनना, है ना बच्चों। स्कंदन का मतलब है रुधिर का थक्का या रुधिर का क्लॉट बनना। ठीक है, अब आ जाओ। अब एक प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं, फॉलिक्यूलर अट्रेसिया। ध्यान देंगे बच्चों, अब हम किसकी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं? फॉलिक्यूलर अट्रेसिया, जिसे कहते हैं पुटकीय अट्रेसिया। अब इसका मतलब क्या है, सुन लो पहले। इसका मतलब है कि अंडाशय में जो पुट्टिकाएं हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉलिकल्स का नष्ट होना, है ना बच्चों। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। पुटकीय अट्रेसिया सुन लेना।
पुट्टकिया अट्रेसिया का मतलब ही क्या है? इसका मतलब है अंडाशय में जो पुट्टिकाएं होती हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ग्राफियन पुट्टिकाएं, इन पुट्टिकाओं का नष्ट होना। ठीक है, तो अंडाशय में जो पुट्टिकाएं हैं उनके नष्ट होने को क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर अट्रेसिया। अब सुनो कि ये पुट्टिकाएं नष्ट क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, सुन लेना, 1 मिनट सुन लेना। जब ध्यान रखेंगे, जब किशोरावस्था होती है ना बच्चों, किशोरावस्था का मतलब है प्यूबर्टी के समय। तो प्यूबर्टी के समय कितनी पुट्टिकाएं पाई जाती हैं मादाओं महिलाओं में? 4 लाख पुट्टिकाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, किशोरावस्था में या प्यूबर्टी के समय, सुन लेना, प्यूबर्टी या किशोरावस्था के समय कितनी पुट्टिकाएं पाई जाती हैं? 4 लाख पुट्टिकाएं होती हैं। कितनी पुट्टिकाएं हैं? 4 लाख पुट्टिकाएं। इसका मतलब हर पुट्टिका के अंदर एक अंड कोशिका होगी, है ना भाई? हर पुट्टिका के अंदर एक अंड कोशिका होगी। मतलब कितनी अंड कोशिकाएं होंगी? 4 लाख। भाई जितनी पुट्टिकाएं होती हैं, हर पुट्टिका के अंदर एक अंड कोशिका होती है। तो अगर 4 लाख पुट्टिकाएं हैं, इसका मतलब 4 लाख अंड कोशिकाएं हैं। लेकिन जो एक महिला होती है, वो पूरे जीवन काल में केवल 400 बार ही अंडोत्सर्ग दर्शाती है ना बच्चों? सुनो अब अंतर क्या है। ठीक है, एक किशोरावस्था या प्यूबर्टी की बात हो रही है। किशोरावस्था या प्यूबर्टी के समय कितनी अंड कोशिकाएं हैं या कितनी पुट्टिकाएं हैं? 4 लाख। तो किशोरावस्था में या प्यूबर्टी आने पर 4 लाख पुट्टिकाएं होती हैं। लेकिन पूरे जीवन काल में एक महिला कितने अंडोत्सर्ग दर्शाती है? 400। तो होती 4 लाख हैं, लेकिन क्रियाशील काम करने वाली केवल कितनी है? 400। इसका मतलब अन्य सभी पुट्टिकाएं क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं, है ना बच्चों? 4 लाख पुट्टिकाएं होती हैं, लेकिन क्रियाशील 400 ही होती हैं पूरे जीवन काल में, और बाकी सब क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। इसे क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर या पुट्टकिया अट्रेसिया। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? पुट्टकिया अट्रेसिया किशोरावस्था के समय 4 लाख होती हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में 400 ही सक्रिय रहती हैं। इसका मतलब अन्य सभी पुट्टिकाएं क्या हो जाती हैं? नष्ट। और नष्ट हो जाने को क्या कहते हैं? पुट्टकिया अट्रेसिया। इसका मतलब क्या है बच्चों कि देखो, एक मासिक चक्र में, ठीक है, एक मासिक चक्र में एक ही अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखो एक महीने में, ठीक है, क्या ध्यान, हां बेटा, लगभग 400 औसतन है, प्लस माइनस 25-30 प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे ध्यान में रखना है, इधर ध्यान देंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्रत्येक, एक सेकेंड, ठीक है, इसका मतलब यह है कि लगभग प्रति माह, है ना बच्चों, प्रति माह जो है वो लगभग 10 से 20 पुट्टिकाएं ठीक है बच्चों, याद क्या रखना है कि प्रति माह, हर महीने लगभग 10 से 20 पुट्टिकाओं का विकास होगा,
लेकिन परंतु क्रियाशील केवल एक ही होगी। परंतु क्रियाशील केवल एक ही होगी, इसीलिए अंडोत्सर्ग भी केवल एक ही होगा। है ना, यह डेटा आपको ध्यान में रखना है। प्रति माह लगभग कितनी पुट्टिकाएं विकसित हो रही हैं? 10 से 20। लेकिन क्रियाशील केवल कौन होगी? एक। अंडोत्सर्ग केवल होगा एक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एफएसएच हार्मोन एक ही पुट्टिका पर कार्य करता है ना भाई? ग्राफियन पुट्टिकाओं का निर्माण कौन करता है? एफएसएच। और ग्राफियन पुट्टिका के फटने पर अंड कोशिका कहां पर आती है? फैलोपियन नलिका में। तो एक ही, क्या याद रखना है आपको? एक ही ग्राफियन पुट्टिका प्रति माह सक्रिय होती है, क्योंकि उस पर ही एफएसएच कार्य करता है। बाकी सारी पुट्टिकाएं विकसित नहीं होती। अन्य सभी पुट्टिकाएं, ठीक है, अन्य पुट्टिकाएं बच्चों क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तो अन्य पुट्टिकाएं क्या हो जाएंगी? नष्ट। और केवल एक ही क्रियाशील रहेगी। तो अन्य पुट्टिकाएं क्या हो जाएंगी? नष्ट। और एक ही क्रियाशील रहेंगी एफएसएच के प्रभाव के कारण। इसीलिए हर माह एक अंडोत्सर्ग होगा। बिल्कुल सही है। तो एक साल में कितने होते हैं? लगभग 12 से 13। हमने कल डिस्कस किया था, एक साल में 12 से 13 ही अंड कोशिकाएं या अंडोत्सर्ग होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है बिल्कुल चीज? तो जितने अंडोत्सर्ग होंगे बेटा, हम निषेचन की प्रक्रिया आगे बताऊंगा बच्चों अभी। ठीक है, तो यह याद रखना, अन्य पुट्टिकाएं नष्ट हो जाती हैं और नष्ट होने को ही क्या कहते हैं? पुट्टकीय अट्रेसिया। एक ही हर महीने एक ही सक्रिय होगी, बाकी सारी नष्ट हो जाएंगी और नष्ट होने को क्या कहेंगे? पुट्टकीय अट्रेसिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब इधर ध्यान देंगे। अब इसीलिए याद है आपको, मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा किस प्रक्रिया के बारे में? रजोनिवृत्ति का कारण। रजोनिवृत्ति, या जिसे अपन ने कहा था मेनोपॉज, जिसको अपन ने क्या कहा था? मेनोपॉज। मैंने आपसे कहा था 45 से 55 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र बंद हो जाता है। आर्तव चक्र पर क्या लग जाता है बच्चों? विराम। यानी वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। सही बात। तो आर्तव चक्र पर विराम या बंद हो जाने को क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज। सवाल है, ऐसा क्यों? है ना बच्चों, सवाल क्या है? कारण ऐसा क्यों होता है? बच्चों अभी हम अमानव की बात कर रहे हैं बेटा, आप लोग बंदरों की बात, आप जो बेटा सिलेबस से संबंधित चीजें हैं उस पर ध्यान दो। बंदरों पे कभी सवाल आया क्या नीट में? बंदर आपके सिलेबस में है क्या बच्चों? तो आप मानव जनन तंत्र पे ध्यान दो बेटा, जो सवाल आएंगे वो मानव जनन तंत्र पर आएंगे। ठीक है, अब सुन लेना। तो रज्जोनिवृत्ति की बात कर रहे हैं। रज्जोनिवृत्ति 45 से 55 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र के बंद हो जाने को कहते हैं। सही बात है। तो इसका कारण क्या है? अब देखो, आपके पास पुट्टकीय कोशिकाएं नष्ट होती जा रही हैं। ठीक है, अगर अंडाशय के भीतर पुट्टकीय कोशिकाएं नष्ट होती जाएंगी तो एलएच और एफएसएच हार्मोन्स अंडाशय पर कार्य कर पाएंगे? मुझे बताओ, एलएच और एफएसएच हार्मोन जो हैं वो अंडाशय पर काम करते हैं ना? करते हैं। अंडाशय पर किस पे काम करते हैं? एफएसएच ग्राफियन पुट्टिका पर काम करता है, और वो ग्राफियन पुट्टिका को कॉर्पस लुटियम में कौन परिवर्तित करता है? एलएच हार्मोन। एफएसएच ग्राफियन पुट्टिकाओं पर कार्य करता है और ग्राफियन पुट्टिकाओं से कॉर्पस लुटियम कौन बनाता है? एलएच।
तो जब पुट्टिकाएं ही नष्ट हो जाएंगी, 45 से 55 वर्ष की आयु में लगभग सभी पुट्टिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इस समय तक लगभग सभी पुट्टिकाएं नष्ट हो जाती हैं, है ना। तो अब मुझे बताओ, यदि लगभग सभी पुट्टिकाएं नष्ट हो गई, है ना, लगभग सभी पुट्टिकाएं यदि नष्ट हो गई, तो LH और FSH अंडाशय पर अपना प्रभाव ही नहीं दर्शा पाएंगे, है ना। तो क्या होगा, LH और FSH अंडाशय पर कार्य नहीं कर पाते, है ना बच्चों। क्या हो गया भाई, इधर ध्यान देंगे। तो LH और FSH जो है वो किस पे कार्य नहीं कर पाते, अंडाशय पर कार्य नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। LH और FSH अंडाशय पर क्यों कार्य नहीं कर पाते बच्चों, क्योंकि पुट्टिकाएं नष्ट हो चुकी हैं। अब पुट्टिकाएं नष्ट हो जाएंगी, सुनो, ग्राफियन पुट्टिका नष्ट हो गई, जब पुट्टिकाएं हैं ही नहीं, कॉर्पस लुटियम है ही नहीं, है ना। अगर कॉर्पस लुटियम है ही नहीं, ग्राफियन पुट्टिकाएं हैं ही नहीं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं होंगे, ठीक है। किसकी कमी हो जाएगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं होंगे। और जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं होंगे, तो न आर्तव चक्र का नियमन, आर्तव चक्र नहीं होगा। सही बात है भाई, वापस सुन लो। रजो निवृत्ति या मेनोपॉज का कारण बता रहा हूं। मेनोपॉज 45 से 55 वर्ष के मध्य आएगा। क्यों आता है, क्योंकि उस समय तक सारी पुट्टकीय कोशिकाएं नष्ट हो गई, सारी पुट्टकीय कोशिकाएं नष्ट हो गई, मतलब अंडाशय में कोई भी ग्राफियन पुट्टिका है ही नहीं, सब नष्ट हो गई। तो LH और FSH अंडाशय पर कार्य ही नहीं कर पाएंगे, अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का स्त्रावन ही नहीं होगा, और जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं होंगे, तो गर्भाशय और योनि निष्क्रिय हो जाएंगी। तो क्या हो जाता है, इस कारण गर्भाशय एवं योनि जो है वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय। क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय। और क्या देखा जाता है, रज्जो निवृत्ति। बेटा रज्जो निवृत्ति हो गई तो उसके बाद महिला जो है वो अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मेनोपॉज के बाद कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती बच्चों, बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर है भाई। इसलिए शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पुरुषों में चलती रहती है, खत्म नहीं होती, लेकिन महिलाओं में रज्जो निवृत्ति के पश्चात महिला मां नहीं बन सकती, गर्भ धारण नहीं कर सकती। LH और FSH क्यों नहीं कार्य करेंगे रागिनी जी, आप बताओ मुझे। FSH किस पर काम करता है, ग्राफियन पुट्टिका तो नष्ट हो गई। LH क्या करता है, ग्राफियन पुट्टिका को कॉर्पस लुटियम में परिवर्तित करता है। तो जब ग्राफियन पुट्टिका है ही नहीं, तो FSH और LH किस पर काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रज्जो निवृत्ति के बाद, रज्जो निवृत्ति से पहले तो महिला मां बन सकती है, गर्भ धारण कर सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकती। और यह औसतन एज है बच्चों, काफी महिलाओं में अपवाद भी देखे जाते हैं, ठीक है, अपवाद भी देखे जाते हैं। सामान्य एज क्या होती है, 45 से 55, ठीक है बच्चों, क्लियर है। बेटा अगर कोई 60 साल की महिला प्रेग्नेंट हो रही है, इसका मतलब वो एक अपवाद है, 60 साल तक उसकी पुट्टिकाएं सक्रिय हैं। यदि एक महिला 60 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो रही है, इसका मतलब अभी तक उसमें रज्जो निवृत्ति नहीं आई है।
रज्जो निवृत्ति आने के बाद फिर वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, चलो क्लियर है। आ जाओ भाई, अब हम क्या बात करेंगे, आ जाओ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखो बच्चों, अपन ने क्या प्रक्रिया देख ली है, युग्मक जनन या गेमीटोजेनेसिस पढ़ लिया है ना बच्चों। अपन ने क्या प्रक्रिया देख ली भाई, युग्मक जनन या गेमीटोजेनेसिस देख लिया। ठीक है, युग्मक जनन या गेमीटोजेनेसिस में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया देख ली, अंड जनन की प्रक्रिया मिल गई। ठीक है, अब ध्यान देंगे युग्मक जनन के बाद आज अब किसकी नेक्स्ट प्रक्रिया होती है, जिसे हम कहते हैं वीर्य सेचन या जिसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन, है ना बच्चों। अब कौन सी प्रक्रिया आती है फिर, वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन। वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन में, है ना, वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन का कारण क्या है बच्चों, वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन का मतलब है शुक्राणु का शीशन द्वारा मादा योनि में स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, तो किसकी बात हो रही है अब, नेक्स्ट प्रक्रिया मैंने कौन सी ले ली, वीर्य सेचन। ठीक है नवनीत जी, मादा जो जनन वाला डायग्राम, अगर बाह्य जननांग वाला डायग्राम नहीं आया पीडीएफ में तो उसको मैं डलवा दूंगा। ठीक है बेटा, मादा बाह्य जननांग वाला डायग्राम पीडीएफ में डल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, किसकी बात हो रही है बच्चों, हम वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन की बात कर रहे हैं। इंसेमिनेशन का मतलब ही क्या है बच्चों, शुक्राणु जो हैं वो शीशन के द्वारा किस में स्थानांतरित हो जाएंगे, मादा योनि में स्थानांतरित हो जाएंगे। तो शुक्राणु का शीशन के द्वारा मादा योनि में स्थानांतरण क्या कहलाएगा, वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो शुक्राणु का मादा योनि में स्थानांतरण क्या कहलाएगा, वीर्य सेचन। ठीक, अब देखो, अब जो पद हैं देखो, अब हमारे पास क्या होगा, वीर्य सेचन मैंने आपको बता दिया, सही बात, वीर्य सेचन होगा। वीर्य सेचन के बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे, निषेचन, है ना भाई। अगर शुक्राणु को मादा योनि में स्थानांतरित कर दिया, ठीक है, अगर आपके पास शुक्राणु जो है वो मादा योनि में चला गया तो अब वो योनि से होता हुआ फैलोपियन नलिका में जाएगा और वहां पर अंड कोशिका को क्या करेगा, निषेचित करेगा। क्या करेगा, अंड कोशिका को निषेचित करेगा। तो वीर्य सेचन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, निषेचन। लेकिन उसके बीच में एक प्रक्रिया हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं योग्यता अर्जन। ठीक है बच्चों, तो क्रम क्या याद रखना है, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। वीर्य सेचन तो मैंने आपसे कह दिया इंसेमिनेशन, ठीक है। योग्यता अर्जन को हम कहते हैं कैपेसिटेशन और निषेचन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना बच्चों। तो ध्यान देंगे क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया वीर्य सेचन के द्वारा जो नर शुक्राणु हैं, शुक्राणु का किसमें स्थानांतरण हो गया, शुक्राणु का मादा योनि में स्थानांतरण हो गया। ठीक है बच्चों, शुक्राणु का मादा योनि में स्थानांतरण को मैंने क्या कह दिया, वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन। अब वो शुक्राणु मादा जनन तंत्र में तो पहुंच गए, लेकिन अभी उनका परिपक्वन बाकी है, अभी उनका क्रियात्मक परिपक्वन बाकी है। अब आप बोलोगे सर परिपक्वन तो अपन ने अधिवृषण में देख लिया था, अधिवृषण में उनमें गतिशीलता भी आ गई थी, परिपक्वन भी आ गया था,
लेकिन यहां पर क्रियात्मक परिपक्वन है। क्रियात्मक परिपक्वन का मतलब है शुक्राणु को चलना तो आ गया, लेकिन अभी उसे अंड कोशिका को भेदना है और निषेचन करने की क्षमता ग्रहण करनी है। अरे भाई, निषेचन कब होगा? निषेचन तब होगा जब शुक्राणु के पास अंड कोशिका को भेदने की और निषेचित करने की क्षमता हो। शुक्राणु को अंड कोशिका भेदने के लिए एक्रोसोम को सक्रिय करना पड़ेगा, है ना? तो यह सब किसमें होगा? योग्यता अर्जन। देखो, नाम ही लॉजिक है, योग्यता अर्जित करनी है। योग्यता का मतलब क्या है? योग्यता का मतलब है शुक्राणु को क्रियात्मक रूप से परिपक्वित करना है। क्रियात्मक रूप से इसलिए परिपक्वन करना है ताकि वो अंड कोशिका को भेद सके और निषेचित कर सके। तो योग्यता अर्जन का मतलब बच्चों क्या है? ध्यान देंगे, पहला बिंदु, योग्यता अर्जन का मतलब है शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन, है ना? शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन किसमें? मादा जनन मार्ग में। यह क्वेश्चन आ रखा है बच्चों नीट में 2 या 3 बार। क्या क्वेश्चन आ रखा है कि योग्यता अर्जन, सुन लेना, ये जो योग्यता अर्जन है ये शुक्राणुओं का कहां पर होगा? कहां पर होगा? मादा जनन मार्ग में, है ना? किसके बाद होगा? वीर्य सेचन के बाद। वीर्य सेचन के द्वारा शुक्राणु मादा जनन तंत्र में पहुंच गए। अब मादा जनन तंत्र में वो क्रियात्मक परिपक्वन दर्शाएंगे। क्रियात्मक परिपक्वन का मतलब क्या है बच्चों? अंड कोशिका को भेदने व निषेचित करने की क्षमता। ठीक है ना बच्चों? तो क्या बात हो रही है? योग्यता अर्जन की बात हो रही है। योग्यता अर्जन का मतलब है शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन, और शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन का मतलब अंड कोशिका को भेदने और निषेचित करने की क्षमता जब उसमें आ जाएगी तो उसे योग्यता अर्जन कहेंगे। और यह कहां पर होगी? यह मादा जनन मार्ग में होगी। ठीक है, कहां पर होगी भाई? मादा जनन मार्ग में होगी। अब हम यह पढ़ेंगे कि कैसे होगी, है ना? अब हम देखेंगे कि योग्यता अर्जन कैसे आएगी। बट योग्यता अर्जन क्या है ये तो समझ आ गया भाई। योग्यता अर्जन का मतलब है शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन होना। क्रियात्मक परिपक्वन कहां पर होना भाई? मादा जनन मार्ग में। और इसका मतलब कौन सी क्षमता ग्रहण करना? भेदने और निषेचित करने की क्षमता जो है वो ग्रहण करना। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ। तो अब मैं डिटेल में किसकी बात कर रहा हूं? योग्यता अर्जन की। ठीक है ना? किसकी बात हो रही है? कैपेसिटेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई, कैपेसिटेशन में प्रमुख रूप से 2 चीजें होंगी। ठीक है, योग्यता अर्जन में आपको एक तो क्या होगा? सबसे पहले तो शुक्राणु की गतिशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, यह तो आसान है। यह होगा शुक्राणु की गतिशीलता में वृद्धि होगी। तो शुक्राणु की गतिशीलता में वृद्धि कैसे होगी? वो जो गर्भाशय है, गर्भाशय और योनि में संकुचन होगा। संकुचन और द्रव्य के कारण शुक्राणु की गतिशीलता तो बढ़ जाती है। आसान है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है एक्रोसोम अभिक्रिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्रोसोम अभिक्रिया, यानी एक्रोसोम का सक्रियण, है ना भाई?
भाई आपको क्या ध्यान रखना है, अंड कोशिका जो है, अंड कोशिका को भेदना सबसे पहले जरूरी है। शुक्राणु यदि अंड कोशिका को भेद ही नहीं पाएगा तो उसको निषेचित नहीं कर पाएगा, और भेदने के लिए शुक्राणु के पास क्या उपस्थित है, एक्रोसोम। लेकिन एक्रोसोम अभी निष्क्रिय है। एक्रोसोम निष्क्रिय है मतलब एक्रोसोम के अंदर जो जल अपघटीय एंजाइम्स है ना, आज बताऊंगा। अब उन जल अपघटीय एंजाइम्स को क्या करना पड़ेगा, सक्रिय। यह कब संभव होगा, तो एक्रोसोम को सक्रिय करने के लिए ताला चाबी सिद्धांत है। ताला चाबी का मतलब क्या है भाई, शुक्राणु जो है उसकी सतह पर एक प्रोटीन होगा, ठीक है। अंड कोशिका, इधर ध्यान देंगे बच्चों, एक्रोसोम अभिक्रिया में क्या होगा, शुक्राणु की सतह पर, शुक्राणु की सतह पर फर्टिलिन नामक प्रोटीन होता है। शुक्राणु की सतह पर क्या होगा, फर्टिलिन नामक प्रोटीन, और अंड कोशिका जो है, अंड कोशिका की ज़ोना पेल्यूसिडा, आपको याद होगा ज़ोना पेल्यूसिडा प्राथमिक अंड झिल्ली थी, याद है। ज़ोना पेल्यूसिडा क्या थी, प्राथमिक अंड झिल्ली थी, और प्राथमिक अंड झिल्ली थी जो ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब बेटा शुक्राणु वेजाइना की एसिडिटी कारण मर जाते हैं बेटा, सारे नहीं मरते, ठीक है। काफी शुक्राणु जो हैं उनमें जो क्षारक जो वीर्य है वो जो योनि की अम्लीयता को निष्क्रिय या उदासीन कर देता है और काफी शुक्राणुओं को फैलोपियन नलिका तक पहुंचा देता है। तो अंड कोशिका की ज़ोना पेल्यूसिडा पर क्या होगा, एंटी फर्टिलिन प्रोटीन, है ना बच्चों। तो क्या होगा भाई, हमारे पास एक्रोसोम कब सक्रिय होगा, एक्रोसोम तब सक्रिय होगा, मान लो ये शुक्राणु है, ये वाला हाथ मेरा शुक्राणु है, ये वाला हाथ जो है वो अंड कोशिका है। तो शुक्राणु की सतह पर फर्टिलिन प्रोटीन है, शुक्राणु की सतह पर फर्टिलिन प्रोटीन है, और अंड कोशिका की ज़ोना पेल्यूसिडा, ज़ोना पेल्यूसिडा की सतह पर एंटी फर्टिलिन, दोनों प्रोटीन एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे, है ना। ये फर्टिलिन प्रोटीन और अंड कोशिका की ज़ोना पेल्यूसिडा पर एंटी फर्टिलिन प्रोटीन जो हैं ये परस्पर अभिक्रिया करेंगे, और जैसे ही ये परस्पर अभिक्रिया करेंगे, जैसे ही ये परस्पर अभिक्रिया करेंगे, एक्रोसोम सक्रिय होगा, उससे फटेगा और जल अपघटीय एंजाइम्स रिलीज होंगी, ठीक है बच्चों। तो ध्यान करेंगे, एक्रोसोम का सक्रियन मैंने आपसे समझाया है, कैसे सक्रियन हो रहा है, शुक्राणु की सतह पर फर्टिलिन प्रोटीन और अंड कोशिका की ज़ोना पेल्यूसिडा पर एंटी फर्टिलिन प्रोटीन आपस में जुड़ेंगे। खुशबू जी, मैंने न्यूक्लिक अम्ल नहीं कराया बेटा जैव अणु में, मैंने इसलिए नहीं करवाया, मैंने आपसे कहा था उसको अपन आणविक जैविकी में पढ़ेंगे। खुशबू जी, जब आणविक जैविकी अपन पढ़ेंगे ना बेटा, उसमें पूरा न्यूक्लिक अम्ल समझाऊंगा, वहीं पर वो काम आएगा, इसलिए मैंने बताया ना, ठीक है। अब ध्यान देंगे, शुक्राणु की सतह पर फर्टिलिन प्रोटीन और अंड कोशिका की ज़ोना पेल्यूसिडा पर एंटी फर्टिलिन प्रोटीन जैसे ही परस्पर अभिक्रिया करेंगे, कौन सक्रिय होगा, एक्रोसोम। तो यह हुआ, आपके पास ये फर्टिलिन एंटी फर्टिलिन अभिक्रिया हुई, ठीक है। इस अभिक्रिया के कारण कौन सक्रिय हो गया, एक्रोसोम सक्रिय हो गया। कौन सक्रिय हो गया बच्चों, एक्रोसोम सक्रिय हो गया, और एक्रोसोम सक्रिय होने पर, एक्रोसोम सक्रिय होने पर
उससे जल अपघट्य एंजाइम्स, जिसे अपन ने क्या कहा था, स्पर्म लाइसेंस का स्त्रावन होता है। ठीक है बच्चों, तो एक्रोसोम सक्रिय होने पर किसका स्त्रावन होगा, जल अपघट्य एंजाइम्स या स्पर्म लाइसेंस का स्त्रावन होगा। कौन सी स्पर्म लाइसेंस होती हैं, अब यहां पर मैंने नाम बताऊंगा, हायालुरोनिडेस, ठीक है, एक मिनट, दूसरा एक्रोजिन, ठीक है ना। हायालुरोनिडेस जो है बच्चों, ये किसको डिसॉल्व करती है, कोरोना रेडिएटा का अपघटन करेगी, और एक्रोजिन जो है वो जोना पेल्यूसिडा का अपघटन करेगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे क्या हो रहा है, एक्रोसोम सक्रिय हो गया, एक्रोसोम सक्रिय होने पर जल अपघट्य एंजाइम्स, कौन सी जल अपघट्य एंजाइम्स, स्पर्म लाइसेंस का स्त्रावन होगा। कौन सा, हायालुरोनिडेस जो है वो कोरोना रेडिएटा का अपघटन करेगी, और एक्रोजिन एंजाइम जोना पेल्यूसिडा का अपघटन करेगी, और शुक्राणु अंड कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, ऋषा जी ने एक सवाल अच्छा पूछा है, सुनो बेटा, अब जब हम बहुत सारे क्या करते हैं, मानव में जनन, मानव जनन तंत्र में तो यह सिस्टम है, बाकी जंतुओं में भी जनन की प्रक्रिया होती है। तो वैज्ञानिकों ने बाकी जंतुओं में, सुन लेना, बाकी जंतुओं में शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलिजिन प्रोटीन होता है, और अंड कोशिका पर फर्टिलिजिन प्रोटीन होता है। सुन लो, बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाए चीज, एक बार याद रखना, बता रहा हूं, मानव में, ठीक है, मानव में शुक्राणु की जो सतह है उस पर फर्टिलिन प्रोटीन होता है, और अंड कोशिका की सतह पर, अंड कोशिका की सतह पर एंटी फर्टिलिन प्रोटीन, यह तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है अन्य जंतुओं में, ठीक है बच्चों, किसकी बात हो रही है, अन्य जंतुओं में, अन्य जंतुओं में शुक्राणु पर एंटी फर्टिलिजिन प्रोटीन, और अंड कोशिका में फर्टिलिजिन। ठीक है, ये अन्य जंतुओं में हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है, अन्य जंतुओं में नाम अलग है, देखो फर्टिलिजिन है और ये फर्टिलिन है, ये आपके नीट में आएगा क्योंकि ये मानव जनन से संबंधित है। ये आपको याद नहीं रखना क्योंकि नीट के सिलेबस में नहीं है। हां बेटा, प्रो एक्रोजिन या एक्रोजिन एक ही मतलब है, एक्रोजिन एंजाइम कहो या प्रो एक्रोजिन कहो, एक ही मतलब है। ठीक है बच्चों, तो आज तक अपन ने योग्यता अर्जन तक चीज देख ली है। ठीक है बच्चों, क्लियर है किरण जी, ये रहा, ये लिख लिया मैंने, देख लेना। मानव में अलग होता है, अन्य जंतुओं में अलग होता है, बता दिया मैंने आपको। वो एंटी फर्टिलिजिन है किरण जी, एंटी फर्टिलिजिन। ठीक है, तो बाकी अब हम योग्यतार्जन के बाद वाली चीजें हम कल देख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो धन्यवाद।